आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सीधा रुख कर लेते हैं विधानसभा की कार्यवाही का। लिए गए प्रस्तावों व निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट परिशिष्ट ब पर संलग्न। खंड 3। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र सलुम्बर पूर्ण रूप से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक विभिन्न योजनाओं में कुल 6,399.56 लाख रुपये व्यय किए गए हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है। खंड 4। विभाग द्वारा कार्य की उपादेयता आवश्यकता अनुसार बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृतियां जारी की जाती है। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री साहब से मैं निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, पिछले 18-19, 19-20, 20-21 और 20-22 में आपने हमारे विधानसभा क्षेत्रों में जो बजट आता है वो आपने आज तक नहीं दिया। दूसरा मेरा यह कहना है कि आपने परिशिष्ट ब में अंकित परिशिष्ट 1, 2, 3, 4 और 5 तक की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। विभाग द्वारा पूर्व सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। क्या उक्त अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई करने का विचार रखते हैं या नहीं? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग कितना बजट है वो भी आपने कहा 6,399 रुपये खर्च करने की बात कही है, लेकिन इसमें कई हवाला नहीं है कि हमने वहाँ पैसा खर्च किया है। यह भी सूचना आपने गलत दी है। मेरा निवेदन है कि आप बचे हुए समय में हमें बजट आवंटन करें। प्रश्न कहाँ हुआ? फिर पैसा ही नहीं दे रहे हैं सर। प्रश्न यही है ना। प्रश्न क्या आपका? ये पूछो। प्रश्न हमारा यह 1, 2 और 3, 4 और 5 में जो सूचना दी है इसमें आपने लिख तो दिया है, लेकिन उसकी जो सूचीवार जो होना चाहिए वो है ही नहीं। माननीय मंत्री जी, इनका प्रश्न ये है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में विभाग वाइज पर्टिकुलर काम आपके पास है। माननीय सदस्य के पास आपको टेबल कर सकता हूं। आप ना माननीय सदस्य प्लीज ये तरीका नहीं है। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है तो संबंधित प्रश्न के उत्तर माननीय सदस्य के पास जाने चाहिए, सदन पर रखना चाहिए। आपने उत्तर भेजा है सदन में, एक नहीं ये पूछ रहे हैं वो स्थगित करिए सर। उनके पास नहीं पूछे। इस बैठक में नीतिगत क्या चीज होता है वो तो एक लंबा फहरिस्त पकड़ा दिए, लेकिन इसमें निर्णय क्या किया इसका कहीं कोई हवाला नहीं है कि इस बैठक के आधार पर इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, ये इसमें कहीं नहीं। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, प्रश्न पूछ लो, पढ़ लें। इसमें विगत 3 वर्षों में परामर्शदात्री समिति में कितनी बार बैठक हुई? बैठक में लिए गए प्रस्तावों व निर्णयों की क्या स्थिति है? निर्णय के संबंध में दिया कि नहीं, ये पूछ रहे माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट ब पर जो भी जनजाति परामर्शदात्री की बैठक में प्रस्ताव आए हैं उसके सुझाव और उसके निर्णय के लिए जिन जिन विभागों का जो प्रश्न आए हैं उन विभागों को हमने काम करने के लिए, चाहे फॉरेस्ट विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, उन सब के आंसर उनके आगे दे दिए। वह नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ईमानदारी से इन 3 सालों में इन्होंने ये पैसा केवल और केवल अपने एरिया में ले गए, बाकी किसी एमएलए को नहीं मिला। किसी एमएलए को आप लिस्ट मंगवा लो इनसे, अब तक जो सैंक्शन इसके डिपार्टमेंट ने निकाली हो उसकी एक फहरिस्त इस टेबल पर रख दे तो आपको स्वयं देख करके आश्चर्य होगा कि इस तरह से इन सारे एमएलए को बिल्कुल नकार दिया, एक तरह से एक पैसा नहीं दिया। मंत्री जी बोल। माननीय अध्यक्ष महोदय, परामर्शदात्री की बैठक के सारे निर्णय हैं, मैं टेबल कर सकता हूं, आपको उत्तर भी दिए। बोले बात सुनने तो मंत्री को नहीं सुनना, अगला प्रश्न लूं मैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन की बैठक आंसर दिया था, कोरोना की वजह से ये एक ही मीटिंग हुई है। और माननीय प्रतिपक्ष नेता जी से भी निवेदन करना चाहता हूं मैं कि पिछले 5 साल आपकी सरकार में कोरोना नहीं होते हुए 2 बैठकें हुई है मात्र। माननीय अध्यक्ष माननीय मंत्री, बेटा प्लीज, माननीय मंत्री बेटा प्लीज, बैठक हुई है नहीं ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि जिन हेड के अंतर्गत पैसा है
वो उन जो विधायक हैं जो आदिवासी इलाके रिप्रेजेंट करते हैं उनमें भी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके संबंध में विभाग ध्यान रखे। अगला प्रश्न श्री प्रताप लाल गमेती, श्री संदीप शर्मा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 448। अध्यक्ष महोदय, क्रम संख्या 1। जी हाँ, कोटा में ट्रिपल आईटी का कार्यकारी एजेंसी केंद्रीय लोक माननीय निर्माण मंत्री जी, विभाग। उत्तर पढ़ा गया। माननीय सदस्य प्रश्न पूछें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने जो जवाब दिया है उसके अनुसार मासिक प्रगति रिपोर्ट में आपने बताया है कि अभी तक एकेडमिक भवन का 50% कार्य पूर्ण हुआ है, हॉस्टल का भी अभी निर्माण कार्य नहीं हुआ है, लेबोरेटरी की भी स्थापना अभी नहीं हुई है, इसके लिए भी आवश्यक जो उपकरण थे वो आपने खरीदे नहीं है। आप मुझे आश्वस्त करें कि किस प्रकार आप इन अभावों में 2023 में ट्रिपल आईटी कोटा में विधिवत रूप से प्रारंभ कर पाएंगे, तथा कोटा में जो ट्रिपल आईटी के पूर्णकालिक निदेशक भर्ती होती जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें कितने प्रार्थना पत्र आपको प्राप्त हुए तथा उनके स्क्रूटनिंग हो गई? अगर हो गई तो फिर कब तक इनके इंटरव्यू कराकर आप इंटरव्यू कराकर कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, इस ट्रिपल आईटी की घोषणा 2012 में की गई थी और 2013 में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसका शिलान्यास किया था। इसके बाद 13 से 17 तक इस पर बहुत कार्य प्रगति नहीं कर पाया और ये ट्रिपल आईटी जो कोटा खोली गई है वो पीपीपी मॉडल में खोली गई है। 50% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, 35% हिस्सा जो है राजस्थान सरकार का है और 15% जो है निजी क्षेत्र की 4 कंपनियां उनका है, जिसमें भारत सरकार का भी जितना पैसा ड्यू था वो मिल चुका है, राजस्थान सरकार ने भी अपना पूरा पैसा जितना ड्यू था वो जमा करा चुके हैं और निजी क्षेत्र की भी 3 कंपनियों के द्वारा पैसा आ चुका है। एक ने असमर्थता व्यक्त कर दी है जिसकी पत्र की कार्रवाई जारी है। और जहां तक इस ट्रिपल आईटी की नियमित रूप से कक्षाएं कोटा में चलाने का है तो अभी हाल ही में मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय सदस्य को कि 13 से 17, 18 तक कोई भी बैठक आपके कार्यकाल में तकनीकी शिक्षा मंत्री नहीं की। सर, मैं इनको बताना जरूरी है ना, प्लीज आंसर टू द रेलेवेंट, मतलब आप रेलेवेंट बताएं कि जो वही बता रहा हूं। और मैंने लगातार 20 में, 21 में और 22 में अभी फरवरी को सीएस ने मीटिंग ली है और ये कक्षाएं निश्चित रूप से ये निर्देश दिए गए हैं कि ये कक्षाएं 31/12/2022 तक मतलब सत्र 2022-23 में ही कोटा में शुरू कर दी जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ भर्ती हेतु जो आपने नियम बनाए थे वो आप स्पष्ट करें कि किसी कमेटी के द्वारा या आरपीएससी द्वारा उनका सिलेक्शन किया जाएगा अथवा जो वर्तमान में जो कार्यरत कार्मिकों की जो नियुक्ति है आपने किन किन नियमों के अंतर्गत की है, स्थायी है या अस्थायी है? मान सदस्य क्या जब आप वर्तमान जब केदी एक्ट प्लीज बैठे, जब केदी एक्ट सत्र शुरू हो जाएगा फिर आप डिटेल में कहा जा रहे प्रश्न को पूछा लगे। प्लीज मान सदस्य श्रीमती कृष्णा पुनिया। प्रश्न संख्या 449। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं, राजकीय चिकित्सालय सादुलपुर जिला चूरू में वर्तमान में 75 शैय्याओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है। स्वीकृत शैय्याओं का वर्ष 2019 में 12%, वर्ष 2020 में 7.25% एवं 2021 में 6.72% शैय्याओं की उपयोगिता रही है। इसलिए राजकीय चिकित्सालय सादुलपुर की शैय्याओं में वृद्धि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। खंड 2 राजकीय चिकित्सालय सादुलपुर में वर्तमान में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्वीकृत है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अनुसार 2000 रक्त यूनिट प्रति वर्ष से अधिक खपत होने पर नवीन ब्लड बैंक की स्थापना की जाती है। राजकीय चिकित्सालय सादुलपुर में वर्तमान में अधिनियम अनुसार रक्त यूनिट उपयोग नहीं होने के कारण ब्लड बैंक स्थापित किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ कि जो पहले प्रश्न का आंसर दिया कि 75 शैय्या युक्त हॉस्पिटल है, आपके सीएमएचओ के द्वारा बताए गए अनुसार और विभागीय पत्राचार के अनुसार ये 50 बेडेड हॉस्पिटल है। अध्यक्ष महोदय, मैं कौन सी बात को सही मानूं, ये 50 बेडेड है कि आप जो प्रश्न पूछ ले माननीय मंत्री जी जवाब
75 बेडेड है। मान्य मंत्री जी वो कह रहे 50 बेड है, आप कह रहे 75 बेड है, तथ्य क्या है? 75 बेड का अध्यक्ष महोदय 75 बेड का है। इस 75 बेड की कब स्वीकृति हुई, ये मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगी। और दूसरा सर, कि चिकित्सालय जो है 2 नेशनल हाईवे पे स्थित है, CHC राजगढ़, और आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट हैं, ब्लड वहाँ पे नहीं है तो पेशेंट वहाँ कहाँ से आएगा? कितने यूनिट CHC में कहाँ से ब्लड हमारे पास आ रहा है, ये मैं जानना चाहूँगी। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया, वहाँ पर 2000 यूनिट की वहाँ पर सैंक्शन है और दी यूनिट स्टोरेज बैंक की, और स्टोरेज बैंक की जो खपत है वहाँ पर ऑपरेशन होते हैं अध्यक्ष महोदय, वहाँ बहुत ही कम है। इस कारण वहाँ पर ब्लड बैंक तो 2000 यूनिट से अधिक खपत होगी तो ही ब्लड बैंक स्थापित किया जाता है। तो माननीय IPD भी वहाँ बहुत कम है, 2020 में IPD 1, 21 में 15, इस तरह बहुत कम है वहाँ पर IPD होता नहीं है। तो रक्त का कैसे वहाँ पर ब्लड बैंक तभी खोलेंगे जब 2000 यूनिट से ऊपर खपत वहाँ पर हो। अगला प्रश्न सर, मैं ये पूछना, सर प्लीज अगला प्रश्न श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। प्रश्न संख्या 450। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा विगत 2 वित्तीय वर्षों में किए गए कार्यों एवं उन पर किए गए व्यय का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 पशुधन के स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए विगत 2 वित्तीय वर्षों में केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3 पशुधन को विविध रोगों से बचाव के लिए प्रदेश के जिलों में किए गए टीकाकरण का पशुओं की प्रजातिवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। खंड 4 पशुधन की रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण एवं अन्य बचाव उपायों के प्रचार प्रसार के लिए उक्त अवधि में सरकार द्वारा किए गए प्रयास, इन पर सरकार द्वारा किया गया व्यय तथा टीकाकरण एवं बचाव उपायों के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त राशि का विवरण परिशिष्ट 4 पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये जानना चाहूँगी कि एस्केड योजना में दी गई व्यय राशि जो 2019-20 में परिशिष्ट 2 में 61 लाख है और 20-21 में 69 लाख रुपीस है, वही परिशिष्ट 4 में व्यय राशि 92.74 है 19-20 में और 20-21 में 173.93 लाख दिखाई गई है। दोनों परिशिष्टों में एक ही योजना में व्यय की गई राशि अलग अलग है, तो मुझे ये अंतर किस कारण है और या फिर किस परिशिष्ट को सही मानना चाहिए? दूसरा प्रश्न पूछ लूँ मैं अध्यक्ष? एक का जवाब हो जाए दूसरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट 2 पर हमने डिटेल में लिखा इनको, एस्केड योजना पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता 19-20 में 431 लाख रुपए मिले और 20-21 में 1041 लाख मिले। इसी तरह FMD जो खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, इसमें पूरा डिटेल दिया, तो 19-20 में 759 लाख मिला, 20-21 में 0 एक पैसा भी नहीं मिला। इसी तरह NPRSM जो रेंडर पेस्ट निगरानी कार्यक्रम है, इसमें 19-20 में 0 और 20-21 में 10 लाख रुपए केंद्र सरकार से मिले। राष्ट्रीय रोग रोपेटिंग सिस्टम है जो NDRS में 19-20 में 0 कुछ भी नहीं मिला, अभी 20-21 में 3.58 लाख मिला। डिटेल वाइज जिले वाइज भी हमने इसमें आपको दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप इसमें स्वयं देखेंगे तो मैंने व्यय राशि के बारे में पूछा है, आवंटित तो वो एक अलग प्रश्न है, क्योंकि सरकार से आप अगर अपन 20-21 की बात करें तो आपको 1041 लाख रुपीस अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है और उसमें से आपने खर्चा अगर मैं परिशिष्ट 4 को मानूं तो 173 लाख ही करा है, तो वो डिफरेंस क्या है वो तो अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये डिफरेंस क्यों है? आपके आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न तो ये है मंत्री महोदय, दिया कितनी राशि है, आवंटित अलग है पर व्यय खर्चा करी हुई राशि अलग अलग कैसे परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 4 में है? वो अंतर का क्या कारण है? मेरा सीधा सीधा प्रश्न यही है। अंतर माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आप बता रही है व्यय कम हुआ, ये कोरोना की वजह से भी है और राज्य सरकार की निःशुल्क योजना दवाओं का है, वो इसके अंदर शामिल नहीं। ये केंद्र वाली योजनाओं के लिए पूछा तो वो पैसा इसमें दिया गया, और बाकी जैसे FMD का है तो भारत सरकार ने जो दिया वो इनके सैंपल ही फेल हो गए तो वो 0 हो गया। अलॉट तो किया लेकिन वो 0 हो गया, उन्होंने खुद नहीं रोक लिया।
माननीय मंत्री जी, उनका SKD योजना में उनका जो प्रश्न है, परिशिष्ट 1 में आपने एसकेडी योजना में 431 लाख रुपए बता रखे हैं, वे बता रखा है 61 पॉइंट समथिंग, पर परिशिष्ट 4 में आपने जो बता रखा है वो संख्या बता रखी है, आए तो आपका इसमें बजट तो 431 का ही है, पर वे ये 92.724, ये जो वेरिएशन है ये क्या कारण है? जब परिशिष्ट 1 में आप दे रहे हो फिगर 431 के अगेंस्ट में 61, 1041 के अगेंस्ट में 59 दे रहे हो, और इधर परिशिष्ट 4 में आप दे रहे हो 431 के अगेंस्ट में 92 और 1041 के अगेंस्ट में 173, दोनों में अंतर क्यों है? ये उनका प्रश्न। माननीय अध्यक्ष, ये अंतर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, ये तो इनके आंकड़ों से ही पूछने भी पता चल पाएगा। बाकी परिशिष्ट 1 पर एसकेडी योजना में बिल्कुल आपने सही फरमाया, जो व्यय है वो 61.545 है, और पर परिशिष्ट 4 में वो 92 बता रखा है, 92.74 बता रखा है। ये अंतर क्यों? उनका प्रश्न ये है। माननीय प्लीज, ये इनको डिपार्टमेंट में पूछने भी पता लगेगा। जो आंकड़े हैं इसके अंदर दिए हैं, जो आंकड़े दिए हैं 19-20 में रिलीज राशि 431 हुई, व्यय 92.74 लाख हुआ, ये डिफरेंस जरूर इसमें दे रखा है, तो इसका मैं पता करके बता पाऊंगा। अगला प्रश्न माननीय कटारिया जी, माननीय सब्स्टिट्यूट मंत्री जवाब दे रहे हैं। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य, आपका प्रश्न है, संबंधित विभाग नोट कर रहा है, ये डिस्क्रिपेंसी है, मंत्री जी पता लगा लेंगे डिस्क्रिपेंसी क्यों है, इस तरह का जवाब क्यों आया। अगला प्रश्न श्री राजकुमार गौड़, प्रश्न संख्या 451। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, गंगानगर जिले में नहर में जहरीला पानी आने की शिकायतें प्राप्त हुई, परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2, पंजाब से प्राप्त हो रहे दूषित जल की रोकथाम हेतु राज्य सरकार उच्च स्तर पर निरंतर प्रयासरत है। अध्यक्ष, बीबीएमबी से दीर्घकालीन उपाय के अंतर्गत दूषित फ्लैगशिप हेतु एसीपी बनाए जाने हेतु आग्रह किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जल की गुणवत्ता सतत मॉनिटरिंग और इंदिरा गांधी फीडर और बीकानेर कैनाल पर रियल टाइम वाटर सिस्टम मॉनिटरिंग स्थापित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों में किए गए मुख्य प्रयासों का विवरण परिशिष्ट ब पर है। खंड 3, पंजाब से प्राप्त हो रहे दूषित जल की रोकथाम हेतु राज्य सरकार उच्च स्तर पर निरंतर प्रयास है एवं बीबीएमजी से भी दूषित पानी को रोकने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। कैनाल के रियल टाइम वाटर क्वालिटी सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार पिछले 3 वर्षों में किए गए मुख्य प्रयासों का परिशिष्ट ब पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये विषय बहुत गंभीर है और वर्षों से इस विषय को हम उठा रहे हैं। सदन में कम से कम 20 से 25 सदस्य हैं जिनके इलाके को ये जहरीला पानी प्रभावित करता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से कोई कार्रवाई कर रही है इस विषय में? माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा अब तक पंजाब सरकार को 12 पत्र लिख चुके हैं और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और निरंतर हम इस दूषित पानी को रोकने के प्रयास में लगे हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस ओर हम कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। यहां तक कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 22/1/21 को पंजाब सरकार को प्रकरण में उत्तरदायित्व लेते हुए कठोर कार्रवाई एवं प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा मंत्री जी से कि ये विषय बार बार हमारे लोकल समाचार पत्रों में, नेशनल पत्रों में, प्रदेश के समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से ये मुद्दा बार बार आता रहा है कि न केवल जीव जंतु इसमें मरते हैं, आम आदमी का जीवन मुश्किल हो गया है। अध्यक्ष महोदय, तो मैं कहना चाहूँगा क्यों राज्य सरकार अपना पक्ष एनजीटी में क्यों नहीं रखती, एनजीटी में जाकर इस मामले को क्यों नहीं उठाती जब अंतर्राज्यीय ये मसला है। प्रश्न हो गया, एक्सप्लेन जरूरत एनजीटी के माध्यम से सरकार क्या बात हो गई ना। बेटे आप प्लीज, बेटे सरकार क्या एनजीटी के माध्यम से जाएगी? एक बार को बार रिपीट करेंगे बेटे, आप प्रश्न उत्तर दे रहे हो इसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता है वो हमारी सबकी सदन की चिंता है। मैं पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने पूरे अधिकारियों की टीम के साथ में पंजाब जाएंगे और वहां की सरकार से बात करेंगे और जितना जल्दी हो सकता है इसका निराकरण कराने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न अमर सिंह, 52 उत्तर पड़ा गया। प्रश्न पूछे माननीय सदस्य। संख्या 45।
प्रश्न पूछे हैं, उत्तर पड़ा हुआ मान लिया। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि बयाना के उपखंड रूपवास में जो चम्बल पेयजल से जुड़े हुए गांवों में अब तक पानी नहीं पहुंच पाया है। कुछ हिस्से में पानी पहुंच गया है, कुछ हिस्सा बकाया गर्मी का मामला है। चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए।